आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है शिखर धवन की। मैं कई बार बोलता हूँ कि आदमी और जो मर्द जात है, सबसे ज़्यादा टॉर्चर वही होती है। पैदा होते ही माँ बाप के सपने पूरे करो, तुमको ये करना है, तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं है, तुमको हमारे लिए जीना है। परसेंटेज लो, पढ़ाई करो, बोझ तले 18 साल तक हम वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, वो भी अपने लिए तो करते नहीं हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर। उसके बाद फिर ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है कि शादी कर लो शादी, कर ली शादी। शादी के बाद जिम्मेदारी आ जाती हैं। फिर उसके बाद आदमी अपने लिए जीना छोड़ देता है, और जब 50-55 साल का होता है तो उसको वही सुनने को मिलता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, यही ज़िंदगी है। और हम भले ही, देखिए, नो डाउट औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्म होते हैं, बट आदमियों के ऊपर भी टॉर्चर होते हैं। अब यहाँ पे अभी हमने जॉनी डेप का केस देखा था, लेकिन अब शिखर धवन का केस भी हम देख लेते हैं। शिखर धवन की ये वाइफ है आयशा मुखर्जी। क्या कहानी है हम जानेंगे कि आखिर शिखर धवन के साथ ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट ने ये बोला कि शिखर धवन की जो वाइफ है उनके ऊपर टॉर्चर करती थी। कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अवेयरनेस लेक्चर है। आज मैं साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, ये पहली क्लास होगी, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अभी तक अगर आपने इस कोर्स में अवेल नहीं किया तो ऐसे ही मैं टॉक्सिसिटी, क्या क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी चीज़ें बहुत तगड़े तरीके से मैं कवर करने वाला हूँ। तो फटाक से इस कोर्स से जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो सबसे पहले तो बात करते हैं शिखर धवन। ये जो पूरा मामला है, डाइवोर्स का मामला है बेसिकली, और मैं आपको बता भी दूंगा कि जो डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं उनको क्या करना है। तो यार, यहां पे शादी हुई थी इनकी आयशा मुखर्जी से। ठीक है, कौन है आयशा मुखर्जी? बेसिकली आयशा मुखर्जी की बात करें तो ये शिखर धवन की वाइफ है, राइट। 10 साल बड़ी है शिखर धवन से। कुछ देखिए, जो मैं बता रहा हूं वो मीडिया रिपोर्ट्स की, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, अब हिंदुस्तान टाइम्स में भी, तो यही सब बता रहा हूं मैं। तो दैनिक भास्कर की अगर रिपोर्ट की माने तो शिखर धवन और आयशा की मुलाकात हुई थी 2009 में, जब शिखर धवन का करियर जो है, वन ऑफ द, मतलब बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर रहे शिखर धवन। तो आज से 14 साल पहले इनकी मुलाकात हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की हैं आज, उस समय वैसे इंडिया में जन्मी बट हैं ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इनकी एक बिजनेसमैन से शादी हुई थी। तो शिखर धवन की वाइफ जो है, मतलब जब आयशा मुखर्जी इनसे मिली शिखर धवन से और शिखर धवन इनसे मिले तो दोनों प्यार में पड़ गए। हालांकि प्यार इससे पहले ही हो गया था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि हरभजन सिंह की फ्रेंड लिस्ट में ही एडिड थी। हरभजन सिंह की दोस्त थी। तो वहाँ पे शिखर धवन ने देखा इनको, और जब शिखर धवन ने देखा तो उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, बातचीत हुई, प्यार हुआ दोनों में। लेकिन पता चला कि उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और शादी से 2 बेटियां भी हैं। एक बेटी 21 साल की, एक बेटी 17 साल की, प्रेजेंटली बता रहा हूँ अभी। और जो इनके पूर्व पति थे वो एक बिजनेसमैन है, उनसे शादी हुई थी बट वो टूट चुकी है। तो शिखर धवन ने शादी कर ली, 2009 में सगाई की, और 2012 में दोनों ने शादी की। अब फिर इनके बेटा हुआ जिसका नाम है जोरावर, 10 साल का अभी वो बच्चा। सिख परंपरा से शादी की। अब आपको बता दूं कि बहुत ही तेज तर्रार जो आयशा मुखर्जी है ना, मतलब टैटू बनवाने का बहुत शौक, किक बॉक्सिंग में चैंपियन, हाईली क्वालिफाइड, काफी स्मार्ट। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझिए कि वो एक ऐसी महिला है जिनके प्यार में शायद कोई भी पड़ जाए, ऐसा था हिसाब किताब। इतनी ज्यादा बोल्ड, और आपको पता है कि जब ब्यूटी विथ ब्रेन्स मिलते हैं तो इधर मैं पिघल गया यार, यही होता है। ठीक है, तो शिखर धवन और यहां पे आयशा मुखर्जी की शादी हुई। शादी सिख परंपरा से हुई, सारे क्रिकेटर्स मिले, आए शादी में, जाने माने क्रिकेटर्स। भाई इतने बड़े शिखर धवन क्रिकेटर, और उस समय 2012 में तो पीक पे थे अपने यार। मतलब आप समझिए कि इंडिया टीम को विदाउट शिखर धवन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, है ना। आज तो शुभमन गिल ने झंडे गाड़ दिए हैं,
और शुभमन गिल का वो बहुत ही इमोशनल एक इंटरव्यू अभी मैं देख रहा था, तो शिखर धवन ने बोला था कि शुभमन गिल को ही मौका देना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त इंसान है, इनके इंटरव्यूज़ में सुनता रहता हूँ शिखर धवन के। अभी काफ़ी हाल ही में स्पिरिचुअल हो गए हैं। वैसे ही भी आपको पता ही कि जब ज़िंदगी आपको सबक सिखाती है, ज़िंदगी आपकी परीक्षा लेती है, तो इंसान जाता भगवान की ही तरफ है, ठीक है, वही शांति उसको चाहिए। तो अब क्या हुआ कि 10 साल बाद शिखर धवन का डाइवोर्स होगा। अभी डाइवोर्स केस चला, इनकी वाइफ चलेगी वापस ऑस्ट्रेलिया, फैमिली कोर्ट में केस, और अपने जो शिखर धवन का बेटा था उसको भी लेके चली गई। अब यहां पे फैसला अभी आया है और कोर्ट ने आज ये माना है, 4 अक्टूबर को कोर्ट ने ये माना है कि शिखर धवन ने ट्रॉमा दिया, शिखर धवन की वाइफ ने शिखर धवन को टॉर्चर किया, ट्रॉमा, एगनी और मेंटल पेन, ये तीनों दिए हैं। तो आदमी चाहे जितना भी बड़ा हो, ध्यान दीजिएगा, वो भी परेशान रहता है, मेंटल टेंशन उसे रहती है, और ये कौन दे रहा है? तो कोर्ट ने सारी अर्जियां, जो भी आरोप लगाए थे, कोर्ट ने बोला कि या तो जो उनकी वाइफ है, जो रिस्पोंडेंट है, या तो वो इसको डिफेंड नहीं कर पाई या फिर अपने आरोपों को प्रूफ नहीं कर पाई, क्योंकि शिखर धवन के पास सारे के सारे प्रूफ है। तो इस बेसिस पे यहां पे जो जज हरीश थे, हरीश कुमार, उन्होंने ये माना कि 1 साल तक शिखर धवन अपने बच्चे से दूर रहे, और ये जानबूझ के किया गया। इनकी वाइफ ने 1 साल तक बच्चे से मिलने नहीं दिया, मानसिक यातना झेलने को मजबूर किया। अब आपको बता दूं कि अभी भी स्थायी कस्टडी शिखर धवन को नहीं मिली है। अपने बच्चे से सिर्फ अभी वो मिल सकते हैं, स्कूल में उनका बच्चा छुट्टियों में आ सकता है उनके साथ, स्थायी कस्टडी उनको नहीं मिली है, लेकिन डाइवोर्स दे दिया। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो याचिका करता है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा गौरव है, और अगर वो भारत सरकार से मदद मांगे तो ऑस्ट्रेलियन सरकार से बेटे की कस्टडी या मुलाकात के अधिकार पर मदद की कोशिश की जानी चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि इनकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया में है, और अब जो अधिकार पूरा का पूरा है वो वहीं पे ही है। इंडियन कोर्ट कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जब तक वो इंडिया नहीं आएंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक बार आपने देश की बाउंड्री को छोड़ा तो मुश्किल हो जाता है, ये हम सबको पता है, ये चीज है। अब धवन की अगर बात करें तो इनकी याचिका में यह लिखा है कि इनकी जो वाइफ है, उन्होंने भारत आकर रहने की बात कही। हालांकि ये बता दें कि बाद में अपने पूर्व पति से कमिटमेंट चलने अपनी बात से पीछे हट गई, कि उन्होंने अपने पहले पति से भी कमिटमेंट किया था और इसीलिए वो पीछे हट गई। अब आप समझ सकते हैं कितना ये पेनफुल रहा होगा। अगर शिखर धवन सही बोल रहे हैं कि मतलब शादी हो गई है और स्टिल वो अपने जो पहला पति है ना, यहाँ पे क्रश अगर किसी को और किसी से बात कर ले तो मूड खराब हो जाता है। तो पहले से ही इनकी 2 बेटियां हैं, और ये इसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने अपने पूर्व पति से वादा किया था कि वो बेटियों को लेकर ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगी, ठीक है, मतलब अपने पूर्व पति से जिनसे तलाक हो चुका है। और इसको भी शिखर धवन ने मानसिक उत्पीड़न माना। भाई जाहिर सी बात है, मेंटल ट्रॉमा, नहीं तो और क्या है। आप खुद ही अपने ऊपर लेके देखो, है ना, यही मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती है, यही सारी मैं बताता हूं कि मैनिपुलेशन, विक्टिमाइजेशन। अब दुनिया हमेशा लड़कों को ही गलत समझेगी, नहीं बेटा तुम ही गलत हो, ठीक है, तुम ही नहीं गलती की होगी, तुम ही हो राक्षस। लेकिन कौन समझा है भाई, हम नहीं है राक्षस, हम तो बस प्यार चाहते हैं जो हमको कहीं पे नहीं मिलता। अब आयशा पर यह भी आरोप लगाए कि जो कुछ बीसीसीआई के सदस्य हैं, कुछ मेंबर्स हैं, उनको भी बहुत ही अपमानजनक मैसेज भेजे थे उन्होंने। कोर्ट ने यह भी माना है। हालांकि आयशा जो इनकी वाइफ है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, मैंने 3 लोगों को मैसेज किए थे, बट कोर्ट ने इसको भी मानने से इनकार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार ऐसा अगर होता है ना तो उसमें परिवार फंसता है। तो शिखर धवन कोविड में अपने पिताजी से उनके साथ रहना चाहते थे, तो यह भी लिखा है कि इनकी वाइफ ने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया कि नहीं साथ में तो नहीं रहोगे। तो यह भी आरोप जो है वो सच पाया। और फिर उसके बाद एक बहुत ही सनसनीखेज कि शिखर धवन को मजबूर किया कि जब वो भारत आए कि जो मेरी 2 बेटियां हैं उनको महीने का खर्च भेजो, तुमको भेजना पड़ेगा। उनके स्कूल की फीस भी शिखर धवन ने चुकाई। महीने के 10 लाख रुपए शिखर धवन जो है ऑस्ट्रेलिया भेजते थे। यहां तक कि कोर्ट ने यह भी पाया है कि आयशा ने जबरन
दबाव बनाकर 3 संपत्तियां, 3 प्रॉपर्टी जो शिखर धवन से खरीदवाई और 99% जो मालिकाना हक है वो ये बनी, समझ रहे हो, और 2 अन्य संपत्तियों में भी जॉइंट ओनर बनी। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इनका डाइवोर्स हुआ तो उन्होंने क्या लिखा, ठीक है। आयशा ने, मतलब अगर आप उनकी पोस्ट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं शिखर धवन ही कल्प्रिट होंगे। पोस्ट देखिए, इन्होंने लिखा कि ये कितनी मजाकिया बात लगती है कि शब्दों के इतने गहरे अर्थ हो सकते हैं। मैंने तलाकशुदा होने पर पहली बार इस बात को महसूस किया। जब पहली बार मेरा तलाक हुआ तो मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगता था जैसे मैं फेल हो गई और जिंदगी में कुछ बहुत गलत कर रही थी। मुझे लगा कि मैंने सबका भरोसा तोड़ा और स्वार्थी हो गई। मुझे लगा था कि मैंने अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों, शायद भगवान को भी निराश किया। तलाक तब मेरे लिए गंदा शब्द था, ये उन्होंने लिखा था। तो अब सोच कर देखिए, मुझे दूसरी बार तलाक से गुजरना पड़ रहा है, ये और भी डरावना है। एक बार पहले ही तलाकशुदा होने की वजह से मुझे लगा कि दूसरी शादी में पहली बार से ज्यादा चीज दांव पे लगी है। मुझे खुद को पिछली बार से ज्यादा साबित करना होगा। इसलिए जब मेरी शादी भी टूटी तो चीजें बहुत भयावह थी। अपने पहले तलाक के समय मैंने जो कुछ महसूस किया था, एक बार बाढ़ की तरह वो सब फिर से लौट आया है। डर, नाकामी और निराशा पहली बार के मुकाबले 100 गुना ज्यादा है। मेरे दिमाग में सवाल चल रहा था कि मेरे लिए इसके क्या मायने हैं। ये मुझे और शादी के बंधन से मेरे रिश्ते को कैसे परिभाषित कर रहा था। अब जब मैं जरूरी कार्रवाई और भावनाओं से गुजर रही हूं तो मैंने खुद को वक्त दिया। मैंने देखा कि मैं ठीक थी, बल्कि मैं कहीं बेहतर हालात में थी। मैंने ये भी नोटिस किया कि मेरा डर पूरी तरह जा चुका था। सबसे अनोखी बात यह कि मैं पहले से कहीं ज़्यादा सशक्त महसूस कर रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरा डर और तलाक शब्द को गंदा अर्थ देना मेरा ही मन का किया धरा था। जब मुझे ये बात पूरी तरह समझ आ गई तो मैंने तलाक शब्द को नई परिभाषा देना और इसे वैसे अनुभव करना शुरू किया जैसे कि करना चाहिए। तलाक का मतलब है खुद को चुनना और शादी की खातिर अपनी जिंदगी को कुर्बान ना करना। क्या बात है। तलाक का मतलब है कि कई बार अपनी सारी कोशिशों के बावजूद रिश्ते नहीं चल पाते हैं, और ये परेशान होने वाली बात नहीं है। तलाक का मतलब है कुछ बेहतरीन लोगों के साथ जुड़ी थी जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी सीख दी। ये सीखें मुझे नए रिश्ते में काम आएंगी। तलाक का असल मतलब वही मतलब है जो आप उसे देना चाहते हैं। तलाक का मतलब है कि खुद को जितना मजबूत और जिंदा दिल समझती थी, इससे ज्यादा हूं। शिखर धवन ने क्या लिखा, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते भाई लड़के। शिखर धवन ने लिखा कि मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि मैं दूसरों पर उंगली नहीं उठाता। खत्म, दैट्स इट। दूसरों पर उंगली हम नहीं उठाते, सही बात है। हमको चाहिए पीस भाई, इतना झाम झाम नहीं झेल सकते हम। ले जाओ ले जाओ, सब ले जाओ, प्रॉपर्टी ले जाओ, सब ले जाओ, जो ले जानो ले जाओ, लेकिन भाई शांति दे दो। मैं क्रिकेट के बारे में जो बात करता हूं वो 20 साल पहले नहीं कर सकता था। इसी तरह शादी और रिलेशनशिप को मुझे अनुभव नहीं था। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं अब शादी करता हूं तो पहले वाली गलतियां नहीं दोहराऊं। अब जब कोर्ट ने माना है तो आप देख ही सकते हैं। तो भाई मैं यही आपको सीख देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, बहुत भावनाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। समझ रहे हो, जो टेस्टोस्टेरोन जो रश है ना, इसको थोड़ा सा कंट्रोल रख के, थोड़ा सा समझ के, सोच के अपनी ज़िंदगी का फैसला लें। वरना बाद में ना खूबसूरती रहती है साइड में, स्मार्टनेस रहती है साइड में, सक्सेस रहती है साइड में, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही सामने दिखती हैं। और सिर्फ यही होता है कि भाई क्यों फंस गया मैं। तो लड़कों के लिए तो स्पेशली मैं बोलना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपने दिमाग को काबू रखें। समझ रहे हो, उड़ता तीर समझ ज़्यादा। तो इसीलिए बेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान दें अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर। और अगर आपको अच्छा जीवन साथी मिलता है तो बिल्कुल, तब तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।